कृष्ण गुप्ता सूर्यकोशी भारत से। आज हम लोग हैं नरपतगंज प्रखंड में और हमारे साथ हैं आरटीआई स्पेशलिस्ट प्रसन्नजीत कृष्ण जी से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेके हम लोग कुछ अहम सवाल का जवाब इनसे जानने पहुंचे हैं इनके पास। हमारा पहला सवाल सर आपके लिए ये है कि नरपतगंज क्षेत्र से आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, अपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है और ऑन रिकॉर्ड आप क्या मतलब पहल उठाए हैं नरपतगंज वासियों के लिए? जी, जहाँ तक नरपतगंज क्षेत्र में काम करने को लेकर के है, तो सबसे पहली बात ये है, जो पूरे जिला भर के सभी लोग मुझे भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि को लेकर के आंदोलन करने के तौर पर ही लोग जानते हैं। मुझे एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं जानते हैं। ख़ास तौर पर आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे गबन को उजागर करने का मामला हो, या फिर ब्लॉक में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, एलपीसी बनाने में रिश्वतखोरी हो, या जाति निवास या छात्र से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होता है, उससे जुड़ा हुआ मामला को हम उजागर करते हैं। ख़ासतौर पर हमारे क्षेत्र में, हम लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हम खुद बिलोंग करते हैं, तो उसको लेकर के भी एक रोड मैप जो बाकायदा बिहार सरकार को बना करके भेजे हुए हैं, जो हमारे वेबसाइट पे भी दिखेगा। और कोई ऐसा विभाग नहीं है आम जनमानस से जुड़ा हुआ जिसमें कि हमने सहयोग नहीं किया या पहल नहीं किया है। ये सभी चीज़ें जहाँ तक ऑन रिकॉर्ड दिखाने की बात है, तो हमारा जो अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, और हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जो मामले हमने उजागर किए हैं उसका वर्तमान स्थिति क्या है, या यदि सरकार से हमने किसी समस्या का समाधान का मांग किया है तो उस पर सरकार का अभी तक क्या स्टेटस है, वो सारा आपको मेरे वेबसाइट पर ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने जन आंदोलन किया है नरपतगंज में और क्या उसका ऑन रिकॉर्ड आपके पास स्टेटस है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ तक लड़ाई की बात है, तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि को लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पे मेरे द्वारा उठाए गए 2 मामले में 2 अलग-अलग थाना प्रभारी निलंबित हो चुके हैं, और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही परिणाम रहा कि बहुत ही जल्द मेरे ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते चले गए, और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने और आवाज़ बुलंद करने का ही परिणाम रहा कि मुझे जेल तक जाना पड़ा है। 2017 में बाढ़ की समस्या से आपके नरपतगंज वासियों को काफ़ी सामना करना पड़ा था और बाढ़ समस्याओं को लेके कोई भी प्रशासनिक तौर पे समाधान नहीं निकला था। उस टाइम में आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए किस हद तक सहायता प्रदान किया था आपने? देखिए, एक सामाजिक संगठन को लेकर के हमारी अपनी जो क्षमता है, उसके तहत हम लोगों ने नाश्ता वगैरह, चाहे जो भी हो, दवाई, मतलब अपने हैसियत के हिसाब से हम लोगों ने वितरण करवाया था। सरकार और प्रशासन के द्वारा जब राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाकायदा एनएच मार्ग को बाधित कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकल जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वे लोग आए और राहत शिविर चलाने को लेकर के आश्वासन दिए ही नहीं, बल्कि ये साथ में लेके गए अपने गाड़ी से, और फिर खाना सामग्री का जो भी सामान था वो बाकायदा सभी स्कूलों में दिया गया। और मैं स्वयं लड़ा करके जिस विद्यालय में जो राहत शिविर चलाने का योजना दिया गया था, वो मैं खड़ा रह करके मैं उसको चालू करवाया, और इससे विरोधी और जो भी मुझसे नाराज़गी रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने साजिश कर मेरे ऊपर पहला मुकदमा 2017 का बाढ़ में ही दर्ज करवाया था। नरपतगंज पीएससी कर्मी और डॉक्टर से लड़ाई झगड़े को लेकर सभी पीएससी कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और उस पर आपकी क्या पहल रही थी? देखिए, ये एक ऐसा मामला था जिसमें जो एंटी रेबीज दवाई इंजेक्शन होता है, उसका टीकाकरण को लेकर के ये विवाद हुआ था, मुझे याद है। इसमें ख़ास तौर पर जिन लोगों ने दवाई का मांग किया था, और वो दवाई उपलब्ध नहीं होने के वजह से, जैसे उनका आरोप था, को लेकर के मारपीट कर दिया गया था, बदतमीजी हुई थी डॉक्टरों के साथ। उसको लेकर के डॉक्टर जो है कार्रवाई करवाने को लेकर के डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, और परिणाम ये रहा, जो एक तो ख़ास तौर पर हम लोग का जो स्वास्थ्य का स्थिति है, अस्पताल का स्थिति है, वो सबसे चरमराया हुआ स्थिति है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र में हम लोग आते हैं। तो ये मतलब उस स्थिति में भी यदि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तो फिर आम जनमानस का त्राहिमाम होना वाजिब है। तो वैसे कंडीशन में मैं एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और सोशल वर्कर भी हम लोग को खास तौर पर सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह,
मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद फिर उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी थे हिमांशु शर्मा, मैं उनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद एक पहल के तौर पर जो इसको जल्द से जल्द सर जो भी होता है सॉर्ट आउट करके हॉस्पिटल को पुनः चालू करवाया जाए, क्योंकि समस्या परेशानी बढ़ रही है। तो इसको लेकर के फिर विभागीय बैठक हुई और फिर जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा के निर्देश पर जो थे जिनके द्वारा इस तरह का कोकृत किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन के बाद डॉक्टर फिर अपने अपने काम पर लौटे थे। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए, और बाढ़ से लगातार हर वर्ष कुछ ना कुछ नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। बाढ़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार करती है। जब भी इलेक्शन होता है तो बाढ़ एक अहम मुद्दा बन के आती है, जिसकी समाधान के लिए सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाती है, लेकिन जीतने के बाद ना उस पर कोई समाधान हो पाता है और ना उसके लिए कोई निष्कर्ष निकलता है। तो अगर आप विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए बाढ़ की समस्याओं को हटाने के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? देखिए, इसको लेकर के जैसा कि मैंने पहले ही आपके एक सवाल के जवाब में बताया है कि बाढ़ को लेकर के हमने बिहार सरकार को रोड मैप दिया है बना करके। तो स्वाभाविक सी बात है, वो उस रोड मैप में जो मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ बदलाव आप कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो हम जो रोड मैप बना के दिए हैं वो सबसे बेहतर ही हम दिए हैं विकल्प, ऐसा भी नहीं है। लेकिन खासतौर पर जो रोड मैप की यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य बिंदु पर हम ये बताना चाहेंगे, जो यदि बाढ़ को लेकर के जितना भी हमारा नहर नाली या बड़ा धार है, उसका यदि तटबंध का मरम्मती कार्य बालू भरे बोरे से नहीं बल्कि बोल्डर से यदि किया जाएगा, चट्टान के साथ जो है मजबूती चट्टान के साथ उसको यदि उसका बांध का निर्माण होगा और सभी नदियों को एक साथ जोड़ के बाहर पानी सप्लाई करने का यदि विकल्प लगाया जाएगा, तो ये इसमें कहीं कोई असमंजस की बात नहीं होगी। जो पानी हम लोगों के लिए तबाही का कारण बनता है, वह पानी ऐसे लोगों के लिए राहत का ये बनेगा जिसको पानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब हम तटबंध मजबूती के साथ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है सारा पानी सप्लाई करने के लिए और हमको नदियों का जो है एक दूसरे नदी को कनेक्ट करना होगा। तो खासतौर पर यहाँ पर तो बाढ़ को लेकर के जो सरकार की अपनी नीति है और सरकार के प्रतिनिधि जो रहते हैं, उनका ये मानना है जो प्रत्येक साल यह एक हवन और पूजा है और इसमें लूटपाट करना है, इसलिए इस पर सिर्फ राजनीतिक होती है, न कि इसका कोई समाधान निकाला जाता है। जबकि यह भी सत्य है जो प्रत्येक साल ये क्षेत्र अरबों खरबों का नुकसान को झेलता है और फिर उस पर बड़े बड़े जो है बाढ़ सहायता राशि खर्च किया जाता है। और मेरा मानना है और मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने बना के दिया है, मैंने जो रोड मैप बनाया है, वह यदि लागू किया जाए तो 50 करोड़ से भी कम लागत में ये मामला सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और यदि जहाँ तक मेरी जीतने की बात है तो यह है जो मेरे जीतने के बाद 2021 का बाढ़ नरपतगंज क्षेत्र में एंट्री नहीं करेगा। यह हमारा अपना मतलब मोटो है। नरपतगंज की जनता अगर आप पे विश्वास करती है और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपको जीत का एक जो सहरा है वो आपके सर अगर बांधती है, तो आपके लिए क्या मिशन और क्या विजन होगा नरपतगंज के लिए और किस प्रकार से आप इस क्षेत्र का बदलाव कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक मिशन और विजन की बात है तो इसमें मुख्य रूप से खासतौर पर इस चुनाव में भी हम लोग अपना खासतौर पर पर्सनल एक घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार तो ये एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह जो है जकड़ चुका है पूरे क्षेत्र में। यहाँ पदाधिकारी खासतौर पर कोई भी काम यदि वो करना चाहे तो उसमें बिना रिश्वत के वो काम छूते भी नहीं है, ऐसा हो गया है। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ चीज़ और इसको लेकर के कड़ी निगरानी की आवश्यकता पड़ेगी। जो ब्लॉक में हमारे यदि छात्र जा रहे हैं, हमारे युवा जा रहे हैं जाति बनवाने के लिए, निवास बनवाने के लिए, तो उसका सही समय से जो है आरटीपीएस में उसका निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो उसके जिम्मेवार कौन है? और यदि जिम्मेवारी आप देख रहे हैं तो फिर आप उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? और यदि पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता तो फिर आप इस चीज़ को वरीय पदाधिकारी को क्यों नहीं अवगत करा रहे हैं? तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है और सब कुछ भेड़िया दसान बना हुआ है। लोग थाना में जाता है एफआईआर करने के लिए 10-10 दिन चक्कर लगाता है। जनता अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करता है जो यदि आप अब थाना जा रहे हैं वहाँ पे थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है आपकी,
तो भाई आपका प्रतिनिधि आपको हेल्प करेगा। यदि आपके प्रतिनिधि का भी बात नहीं मान रहे तो प्रतिनिधि या वरीय अधिकारी से बात करेंगे इस संबंध में। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है, जो यहाँ का जो वर्तमान है सरकार के प्रतिनिधि या जो विधायक है हमारे क्षेत्र के, वो तो ये बात जो है बड़ी गर्व से कहते हैं, जो हमारी बात तो खुद थाना प्रभारी नहीं मानते हैं, और बिना हमको दिए रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है। तो सोचने की बात यह एक ताज्जुब वाली बात है। हालांकि यह एक मामला मेरे नज़र में आया था, जहाँ पे यहाँ के वर्तमान जो विधायक वो किसी जगह शिलान्यास करने के लिए गए थे, तो इस तरह का बात बोल रहे थे, और यह एक चौंकाने वाली बात है, जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अपना ताकत को समझ ही नहीं रहा है। चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक चुनाव में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो आप की जो फंडिंग है चुनाव के लिए, उसका क्या आप सहारा लेंगे? कैसे चुनाव का फंडिंग होगा और कैसे आप इस क्षेत्र में जीतेंगे? देखिए, चुनाव ये भी सत्य है, जो चुनाव में आजकल बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन इस बार जो है 2 लाख रुपए और घटा भी दी है इसे। अच्छा। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें जो है उसका कितना ज़्यादा रकम खर्च कर देती है, या किसी से भी छुपा हुआ नहीं। खैर उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना है। जहाँ तक हमारे फंड की बात है, तो एक न्यूट्रल सोशल वर्कर के तौर पर अपने घर से सामाजिक कार्य करना, उसके बाद फिर चुनाव के लिए, तो इसमें है क्या कि जो भी क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, चाहे वो कुछ वरिष्ठ मीडिया कर्मी हों, चाहे कुछ डॉक्टर्स हों, या जो भी वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पर युवा मित्र, वे लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों के सहयोग से मैं मतलब आर्थिक डोनेशन जो है चुनाव लड़ने के लिए, और ये जितना संभवतः हो सकता है, जो खर्च एक होना चाहिए आवश्यकता अनुसार, तो वो उतना खर्च करके मजबूती के साथ चुनाव हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इस बार जो युवाओं हैं, आप कोई भी विधानसभा का चुनाव देखें, हर चीज़ इस बार के चुनाव में युवा डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो 25 से 35 वर्षीय का जो एज एक युवाओं का होता है, वो परसेंटेज हर क्षेत्र में ज़्यादा है। और इस बार जीत और हार युवाओं की सोच के एकदम साथ होगा। युवाओं के माइंड में अगर आपका रोड मैप तैयार होता है, तो आपका जीत एकदम निश्चित माना जाता है। तो युवाओं के लिए आप मतलब क्या अहम भूमिका निभाएंगे अपने क्षेत्र से, कि युवा आपके साथ रहें, आपके बातों को समझें? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, तो मैं खुद एक युवा हूँ, तो और मुझसे ज़्यादातर लगाव युवाओं का ही है। क्योंकि खास तौर पर जो भी युवा वर्ग आते हैं, यदि कोई समस्या लेकर के आते हैं, तो वो ये देखते हैं, चूँकि अभी जैसे ये कह सकते हैं जो डिजिटली ज़माना है, आज यदि कोई युवा वर्ग या कोई भी ABCD आता है कोई चीज़ का मदद करने के लिए, जो भाई फलाने जगह हमारे फलाने पदाधिकारी हमको केयर नहीं कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं है जो ठीक है आप जाइए हम बात करेंगे वीडियो साहब से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर युवा यदि हमसे जुड़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो यदि विद्यार्थी का चरित्र नहीं बन रहा है, उसका आवास नहीं बन रहा है, या उसका कोई भी समस्या है, और जिस पदाधिकारी से जुड़ा हुआ समस्या रहता है, मैं एट ए टाइम उनके समक्ष ही पदाधिकारी से बात करता हूँ, और फिर उनसे पूछता हूँ जो भाई जो इस तरह का समस्या है, इसका समाधान आपके द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। फिर पदाधिकारी का जो भी बात होता है वो सुनते हैं, और फिर अगले को बताते भी हैं, और वो जाते हैं। जब उसका काम होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको लगता है जो एक दबंग पर्सनैलिटी टाइप का ये युवा साथी है मेरा। अच्छा, एक सवाल हमारे जहन में बहुत दिनों से आ रही थी कि नरपतगंज के कुछ जो लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि जो अभी सीटिंग MLA हैं, विधायक जी हैं राजद के, तो उनकी बात थानेदार भी नहीं सुनते। मतलब ये सुनने को मिला है कि वो खुद ये बोलते हैं कि हमारी बातों को थानेदार भी नहीं सुनता, और बिना रिश्वत का कोई कार्य ही नहीं होता। तो ये कितना % सत्य है, और इस पे क्या आप विचार? नहीं, देखिए, ये चीज़ चूँकि पब्लिक के द्वारा ही मुझे भी सुनाई दिया है, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में आते हैं, कोई शिलान्यास उन्यास वैसे तो नहीं आते हैं इधर। जब अभी चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू होने वाला था, तो रात में आकर के उद्घाटन शुरू कर दिए वो। तो ये कहीं ना कहीं उसका डर भी था। और जहाँ तक उनका बात है, जो थाना प्रभारी उसका फ़ोन नहीं उठाता है, तो चूँकि उनके कुछ समर्थक के द्वारा ही ये बात बताया गया, जो किसी मामले को लेकर के उसकी गिरफ्तारी हुई, और थाना प्रभारी उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और फ़ोन तब उठाया जब उसका चालान काट करके यहाँ से भेज दिया, तब उसके बाद थाना प्रभारी उसका फ़ोन उठाता है। तो कहने का मतलब है, जो पब्लिक ये चीज़ तय करे जो हमको कैसे विधायक को चुनना है, जो जिसका फ़ोन उठाए पदाधिकारी, या फिर घंटी बजते रहे और मरमस करके विधायक जी बोले जो हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है।
तो कहीं न कहीं इसमें उस जनप्रतिनिधि के अंदर का बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, और खुद लोकतंत्र में उसको कितना अधिकार मिला हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है, जो एक जीता हुआ विधायक ये कर रहा है, जो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। भैया, लोकतंत्र में जो संवैधानिक जो अधिकार आपके पास है, आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तब आप ये चीज़ आप बोल कैसे सकते हैं? जनता आपको नेतृत्व करने के लिए दिया है कि ये करने के लिए, जो भाई थानेदार फ़ोन नहीं उठा रहा है, भाई ये तो गजब तरीके की बात है। आपसे एक आखिरी सवाल हमारी रहेगी कि आपने इस क्षेत्र के नामचीन उद्योगपति मूलचंद गोलछा और एनडीए के वरिष्ठ नेता अजय झा जी के अंगरक्षक के मामले में, जो कुछ हाल ही के दिनों में एक मामला आया हुआ था कि उनकी वेतन भुगतान नहीं हो रही है, तो उस पर आपने आवाज़ उठाया था। क्या आपको थोड़ा सा डर या इस टाइप का कुछ भी लगा कि आवाज़ उठा रहे, कल हो के कोई आपत्तिजनक चीज़ आपके साथ घटित हो जाए? नहीं, देखिए, डर तो मान के चलिए, डर तो खैर हर किसी को, इंसान को डर होना भी चाहिए, और संयमता अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अब जहाँ तक बात रहा, जो ये चूँकि एक के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, जो जाने माने उद्योगपति हैं और एक एनडीए के बड़े नेता हैं और सीमांचल कंस्ट्रक्शन के वे मालिक भी हैं, तो कहीं न कहीं ये पैरवी पावर पॉइंट में। लेकिन यह भी चीज़ सत्य है, जो कानून से ऊपर कोई नहीं है, और शायद यही वजह रहा था जब मैंने उनके बॉडीगार्ड का वेतन भुगतान का मामला उठाया था, तो उसमें उनके ऊपर वारंट तक निकल गया था। जबकि यह चीज़ सोच करके सभी हैरत कर रहे थे, जो चूँकि ज़िला में नामचीन लोगों में से 1 या 2 नंबर पे आने वाले लोग हैं वो, और उनका विरोध करने के लिए यदि कोई जा रहा है तो सबसे पहले क्षमता होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यदि आप न्यूट्रल हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक न्यूट्रल, एक आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और के हैसियत से मैंने जनता को ये बताने का काम किया, और परिणाम ऐसा हुआ कि विभागीय कार्रवाई हुई, उसमें वारंट तक निकला था, वारंट तक निकला। फिर बाद में कोर्ट से जो है उस मामले को लेकर के उन लोगों ने जो भी पहल किया हो, तो इस तरह का स्थिति है। और यही नहीं, बल्कि वो जो पैसा वेतन का जो मामला था, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा मामला निकला, जिसमें कई लोग राइस मिल वगैरह बना करके जो है आराम से सोए हुए थे, जिसको पैसा लौटाना है लौटा नहीं पा रहे थे। वैसे वैसे मामले 7,500 मामले निकले अररिया जिला में, वो एक आरटीआई का ही कमाल था। और लगभग 115 करोड़ के आसपास का रिकवरी का नोटिस, एफआईआर दर्ज होकर सब कुछ जा रहा है, जो फाइल वर्षों से ऑफिस में लंबित था। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो नरपतगंज के वोटर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे 2020 के लिए? देखिए, मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी का जो चयन होता है, उस चयन के लिए आप पार्टी बेस पे यदि प्रत्याशी का चयन करेंगे तो फिर आप उससे कतई विकास की उम्मीद मत कीजिए। यदि आप ये चाहते हैं जो प्रसन्नजीत कृष्णा भी उम्मीदवार बने और राजद या उम्मीदवार बने या बीजेपी का उम्मीदवार बने, तो फिर वहाँ से हमारे पास उस हिसाब का फंड नहीं होगा जो हम उस पार्टी से फिर टिकट ले सकें। तो फिर आप हम जैसे प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। यदि आप चाहते हैं जो स्वच्छ राजनीति करने वाला हो, युवा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा, कम से कम थानेदार फ़ोन नहीं उठाता है वाला बात बोलने वाला ना हो, तो फिर आपको प्रत्याशी को देख करके चुनाव करना होगा, ना कि पार्टी बेस पे आपको चुनाव करना है। नरपतगंज विधानसभा से जीतने के बाद नरपतगंज की तस्वीर कैसी होगी और किस प्रकार से जो बदलाव है वो आम जनता तक पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक नरपतगंज से जीतने के बाद की तस्वीर है, तो मेरा घोषणा पत्र को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जो मेरा मोटिव क्या है। और ख़ास तौर पर चूँकि मैं बड़ी बड़ी बात बोलूँगा नहीं, और मैं जनता के बीच में जाने से पहले से विगत 4 साल से काम कर रहा हूँ। लोग जाते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि आज के डेट में देखिएगा जो मतलब समाजसेवी, तथाकथित समाजसेवी बन गया और बैनर पोस्टर लगाए चल गया, जो भाई जिता दीजिए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ जो जनता के बीच में तब जा रहा हूँ जब मैंने उसके लिए 4 साल बाकायदा स्ट्रगल किया है, और मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो हम तो ये समझ रहे हैं जो हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं जो सारा मामला को मैंने ही सॉल्व कर दिया या समस्या को उठा दिया और उसका समाधान हो भी गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ जो जहाँ तक हमारी क्षमता थी, हमारा औकात था, और हमारे नज़र में जो भी मामला आया मैंने उस पर ईमानदारी से पहल किया है। और वर्तमान बहुत सारे मामले सॉल्व भी हुए, बहुत सारे मामले पेंडिंग भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मुझे किसी भी तरह का जो है वादा करने की आवश्यकता नहीं है, और चूँकि काम करने का एक ललक है, समाज सेवा कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर बस इतना यदि जनता मौका देती है तो ये ज़रूर प्रयास रहेगा जो नरपतगंज ज़रूर देश के एक अलग के तौर पर जाना जाएगा, जो ये नरपतगंज भी एक कोई प्रखंड है और यहाँ का एक विधायक, युवा विधायक। आप देख रहे थे सुरकोशी
देखिए, और सबसे अंत में सूर्यकोशी मीडिया के माध्यम से जिलावासी से अपील करना चाहेंगे, युवाओं से अपील करना चाहेंगे, जो 7 नवंबर को मतदान होना है, आप अपने मत का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही एक दिन है जहां पे आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको चूकना नहीं है। और सभी अपने अपने बूथों पर जा कर के मतदान करेंगे, और मतदान या किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, दूसरे को प्रेरित करेंगे। और यह समझ लें, जो आपके 5 साल का कार्यभार और आपके विकास की स्थिति या गाथा जो भी लिखा जाएगा, वो 7 तारीख के ही दिन लिखा जाएगा, इसलिए उसमें कहीं कोई चूक नहीं होना है। और ख़ास तौर पर जो है मेरे युवा साथियों से अपील है, जो वे लग कर बढ़ चढ़ कर वोटिंग परसेंटेज को बढ़वाने का काम करेंगे। आप देख रहे थे सूर्यकोशी भारत, मैं किशन गुप्ता आपके साथ सूर्यकोशी भारत पे। और आज हम लोग खास बातचीत कर रहे थे प्रसन्नजीत जी से, और हम चाहेंगे कि नरपतगंज की तस्वीर ज़रूर बदले, और जो चुनाव है उसका जो रिजल्ट आने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि नरपतगंज के क्षेत्र का सेहरा किनके सर बनता है। आप देखते रहिए सूर्यकोशी भारत।